एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्सर क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। कल हमने सीडीपी की शुरुआत की थी, जहाँ पर हमने व्यक्तिक विभिन्नताओं को बहुत ही अच्छे से समझा था कि आखिर व्यक्तिक भिन्नताएं होती क्या हैं। इसके बाद आज ही हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम समझेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियां। और ये आपकी परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, और एक आपसे पूछ लिया जाता है कि इन विधियों में से किसी एक का नाम देके आपसे प्रतिपादक पूछे जा सकते हैं। और एक तरीके से और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी कौन सी विधि किस एज के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त होगी, कौन सी विधि आपके करके सीखने पर आधारित है। इस तरीके से कई तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को आज हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को समझकर नोट करना बहुत ज़रूरी है और आपके पास आपके नोट्स होने ही चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि एक बार आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एकदम बार बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ रहा है। बस आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं जो कि आपकी जो है व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं, और इनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहली जो विधि है वो है आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसको आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा दी गई है। सबसे पहले तो प्रतिपादक आपको पता होने चाहिए कि आपकी कोई भी अगर यहाँ पर मेथड आपका लिखा हुआ है तो उसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, प्रतिपादक के बाद आपको जानना है कि प्रोजेक्ट प्रणाली होती क्या है। पहले ये तो समझ लें कि प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट प्रणाली की, तो आपकी सबसे पहली जो हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली। अब ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके कौन है, किलपैट्रिक हैं। तो आपको प्रतिपादक सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है। प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक। याद रखिएगा कि प्रतिपादक इस विधि के कौन है, किलपैट्रिक है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। कई लोग हम ऐसे भी होंगे जिनको जॉन डीवी पता होगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसका जो आधार है वो जॉन डीवी की आपकी जो है विचारधारा ही है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसका आधार क्या है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का आधार जो है आपकी जॉन डीवी की विचारधारा है। किसकी, जॉन डीवी की विचारधारा है। I'm डैम श्योर कि ऐसे बच्चे जिन्होंने टेट की परीक्षा बहुत ही अच्छे से दी होगी तो उन्होंने इनके नाम जरूर से पढ़े होंगे, है ना। तो जॉन डीवी की जो विचारधारा है वो आपकी क्या है, इस विधि की क्या है, आधार है। ठीक है, विचारधारा। अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा दी गई, प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रॉबेल एंड चौथा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है कि किलपैट्रिक ही इस विधि के प्रतिपादक हैं, लेकिन आधार जॉन डीवी की विचारधारा है। ठीक है, इस चीज को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। अब बात करते हैं कि आखिर में ये प्रोजेक्ट प्रणाली है क्या। देखिए, आप एक बार समझ लीजिए और अपनी भाषा में इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट जो प्रणाली है, इसमें बच्चों को जो है प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब ये क्या होता है, प्रोजेक्ट जो है एक तरीके की समस्या होती है। इसमें जो है बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने वातावरण में इसको जो है करके लाते हैं, घर से इसको करके लाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको बच्चे करके लाते हैं। अब ये क्यों दिया जा रहा है, ये बेसिकली इसीलिए दिया जा रहा है कि बच्चों में जो है स्किल डेवलप हो, साथ ही साथ स्किल के साथ साथ बच्चों में क्या डेवलप हो, बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। इस वजह से जो है प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली इसीलिए है आपकी, ताकि बच्चों की स्किल डेवलप की जाए और साथ ही साथ क्या डेवलप किया जाए, क्रिएटिविटी डेवलप किया जाए। जरूरी नहीं है कि विषय से ही संबंधित यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि आपसे गृह विज्ञान में कुछ कुछ चीजें करवाई जाती थी, बॉयज से भी करवाया जाता था। आई एम डैम श्योर आप सभी ने किया होगा ये सब। तो ये क्या था, ये हमारे लिए प्रोजेक्ट ही था ना। तो यहाँ पर हमने अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप किया और यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी स्किल्स को यहाँ पर डेवलप किया, है ना। तो यही है हमारा क्या, प्रोजेक्ट प्रणाली। तो ये चीज आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अब ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली है ये आपकी करके सीखने पर आधारित है, जिसे आप डूइंग मेथड कहते हैं। आखिर में है क्या डूइंग मेथड, तो डूइंग मेथड ये होता है जिसमें करके सीखता है बच्चा। इसमें क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चा अपने आप से करके सीख रहा है। तो ये क्या हुआ, करके सीखने पर आधारित विधि है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। सो प्लीज आप इस चीज को नोट करिएगा कि यह जो है आपकी विधि किस पर आधारित है, यह करके सीखने पर आधारित है।
आधारित है? ये करके सीखने पर आधारित है, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है जिसमें आप खुद करके लाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टीचर आपको करके देता है, यहाँ पर खुद से आपको करना होता है, वो ही होता है आपका प्रोजेक्ट। हालांकि आजकल तो सिनेरियो ही सारा चेंज हो चुका है। अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हर चीज़ के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो वो आप बने बनाए ले लेते हैं, लेकिन वो एक तरीके से खुद के साथ चीटिंग ही होती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यही समझना है कि प्रोजेक्ट मेथड आखिर में होता क्या है। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्ट मेथड। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट। तो बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट को सबसे पहले समझ लीजिए। एक वर्धा में आपका सम्मेलन हुआ था जिसमें आपके गांधी जी ने भाग लिया था। फिर वहाँ पर गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित कुछ यहाँ पर बातें कही। ठीक, शिक्षा से संबंधित जो जो बातें कहेंगी उन सभी को जो है आपकी बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में कहा गया। बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में क्या है? गांधी जी की सारी के सारे जो विचार थे उन्हीं विचारों का कलेक्शन है। किसमें है? बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में है। तो ये क्या है? बेसिक शिक्षा जो प्रोजेक्ट है, आप इसको मान सकते हैं कि इसकी जो विचारधारा है वो गांधी जी से आई है हमारे। ठीक है, और गांधी जी ने वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने शिक्षा पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। उन्हीं विचारों को जो है बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में रखा गया। अब इसमें जो है बेसिकली क्या क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि हस्तकला जो आपकी है, हस्तकला को बेसिकली इसमें जो है महत्व दिया गया। हस्तकला को क्यों महत्व दिया गया? हस्तकला को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि गांधी जी को उस समय ही आभास हो चुका था कि ज़रूरी नहीं है सभी लोग जो हैं उनको कोई ना कोई नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, है ना। अगर जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उनके पास एटलीस्ट कुछ ऐसा हो जिससे वो अपना अर्न कर सकें, कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, और अपना जीवन की जो जरूरतमय जो चीज़ें हैं एटलीस्ट उनको जो है यहाँ पर ला सकें अपने जीवन में, है ना। कोई भी यहाँ पर अपना जो है पेट भूखा करके ना सोए। बेसिकली इसीलिए जो है हस्तकला की आपको शिक्षा दी जाती है। आज ही मुझे याद है जब मैं डीएलएड में थी तो सेकंड सेमेस्टर में थी। सेकंड सेमेस्टर में जो है हम लोगों को जैम बनाना सिखाया जा रहा था। उस टाइम इतना ज्ञान तो था नहीं क्योंकि बीटेक करके आई थी। तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया कि यार कैसे, मतलब हम लोग को जैम बनाना क्यों सिखाया जा रहा है? जैम और अचार बनाना सिखाया जा रहा था। बाहर से कुछ लोग आए थे, 20-20 रुपये ही हम लोगों ने कॉन्ट्री किया था। डाइट में बेसिकली 100 सीटें होती हैं तो 80 बच्चे हम लोग के एडमिशन लिए थे, तो सब ने 20-20 रुपये की कॉन्ट्री की थी। उसमें हमें अचार बनाना और क्या सिखाया गया था? जैम बनाना सिखाया गया था। तो वो सब चीज़ें जब सिखाएंगे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे सिखाया जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों का लगभग 5 से 6 दिन का ये पूरा मतलब सिखाया जा रहा था। तो एक दिन, मतलब मुझे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो दूसरे दिन मैं खड़ी हुई, मैंने अंकल जी से पूछा। मैंने कहा अंकल जी, मतलब हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं? तब उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि कल के दिन अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तो आप इन चीज़ों के जरिए भी एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो अर्न कर सकते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है खरीद सकते हैं। तब मुझे उस दिन पता चला कि ये इसलिए सिखाया जा रहा है। तो वो किस लिए चीज़ें सिखाई जाती हैं? हस्तकला वाली जो चीज़ें हैं आपको, वो बेसिकली इसीलिए सिखाई जाती हैं। और जो आपके बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात की है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है जिसमें बालक केंद्र में हो, बालक सेंटर हो, मतलब बालक की रुचि, बालक की आवश्यकताएं, इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब भी यही होता है जिसमें बालक हमारा सेंटर में होता है और बालक की जो रुचि है, बालक का जो मतलब क्षमता है, बालक की जो आवश्यकता है, जैसे अगर कोई बालक जो है 4-5 वर्ष का, 5 वर्ष में कोई भी बालक जो है एंट्री करता है स्कूल में, तो 5 वर्ष का अगर आप उसको जो है 8 वाले बच्चे के जैसे सिखाएंगे तो क्या वो सीख पाएगा? नेवर। तो बालक की आवश्यकता को, बालक की रुचि को, बालक की क्षमता को ध्यान में रख के ही इसमें जो है आपका पढ़ाया जाए। यही है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसकी बात आपकी बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में की गई। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है कि इसमें करके सीखने पर जो है आपका बल दिया गया, मतलब करके सीखने पर आधारित है आपका बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में गांधी जी चाहते ही थे कि करके सिखाया जाए चीज़ों को, करके सीखेंगे। करके क्यों सीख रहे हैं? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डूइंग मेथड आखिर क्यों इतना प्रभावशाली बताया जा रहा है आपके द्वारा? तो डूइंग मेथड को इसलिए प्रभावशाली बताया जा रहा है, सोच के देखिएगा, जब कोई चीज़ आप करके सीखते हैं, आई एम डैम श्योर, तो वो आपकी लर्निंग जो है स्थायी होती है, परमानेंट होती है, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। और अगर मैं यही एकदम थ्योरी के जैसे आप पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो आप उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इसी का उल्टा आप देखेंगे, अगर आप वही चीज़ करके देखेंगे तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। लाइक अगर आपको जो है, छोटे बच्चे हैं, आप अपने आप को रख के देखिए कि आप बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जो है जानना है। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जानना है तो एक थ्योरी आपके टीचर के द्वारा आपको पढ़ा दी गई और आपको एक जो है इनका पिक्चर दिखा दिया गया, आपने देख लिया, आप थोड़े दिन तो याद रख पाएंगे, लेकिन आप
10 दिन बाद ये भी भूल जाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की थी, है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी डेथ कहाँ हुई थी, उनके हस्बैंड का नाम क्या था, उनके बेबी का क्या नाम था, ये सब आप भूल जाएंगे। लेकिन जब यही आपको चीज़ें कैसे आपको जो है प्ले के जरिए सिखाई जाए, कैसे प्ले, अगर आपका स्कूल में होगा कोई प्ले होगा जिसमें आपकी किसी को रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले करना होगा, किसी को कोई चीज़ का रोल प्ले करना होगा, जब आप ये चीज़ करेंगे देखेंगे तो आपके अंदर जो है अपने आप वो चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। तो ये करके सीखने का मेथड इसीलिए आपका स्थायी होता है, करके सीखने का जो मेथड है इसीलिए आपका जो है आप कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मेथड है, क्योंकि इसमें करके सीखते हैं तो वो आपकी लर्निंग कैसी होती है, स्थायी होती है। जो चीज़ें आप ऐसे ही सीखेंगे, जो आप मतलब थ्योरी के जरिए सीख रहे हैं, तो उसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो करके सीखने का जो आप तरीका है वो सीख गए होंगे कि करके सीखने का मतलब एक्चुअल में क्या है, बिकॉज ये दोनों ही आपके मेथड क्या है, ये दोनों ही आपके मेथड करके सीखने पर आधारित है। एक और आपका जो है मॉन्टेसरी योजना भी ये करके सीखने पर ही आधारित है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया कि आखिर करके सीखने का मतलब क्या है। अभी मैं इसको नोट करवा देती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको हटा लूँ। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो अपनी भाषा में आप नोट कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना ही नोट करना है जितना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा को आपको विशेष रूप से माइंड में रखना है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वही पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम सीख रहे थे बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट को। तो बेसिक शिक्षा जो प्रोजेक्ट है, बेसिक अगर मैं बात करूं कि बेसिक शिक्षा जो प्रोजेक्ट है इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी हैं, गांधी जी। और उसके बाद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आपका वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित अपने कुछ विचार दिए, इन्हीं विचारों को बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में आपका रखा गया है। ठीक, और इसमें बेसिकली किस किस चीज़ की बात की गई, इसमें जो है आपका बात की गई थी किसकी, हस्त शिक्षा की। ठीक है, हस्तकला, हस्तकला शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। सेकंड पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं हस्तकला शिक्षा के बाद कि ये करके सीखने पर आधारित है, यह है करके सीखने पर आधारित है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप इसमें नोट करिएगा कि यह बाल केंद्रित शिक्षा, महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा। ठीक है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें बालक को उसकी रुचि, आवश्यकता तथा क्षमता के आधार पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको नोट करना है किसके बारे में, बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसको हम समझने वाले हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि जो है आपकी 1920 में आपकी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो डाल्टन विधि आपकी पाक हस्त के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए इसको, मैं हट जा रही हूँ यहाँ से। इसको मैं भी हटा दूँ, आप लोग लिख लीजिएगा।
हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई। कब दी गई थी, 1920 में दी गई थी। ये जो आपकी विधि है डाल्टन विधि, इस विधि में बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। यहाँ पर जो आपका अध्यापक होता है एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। यहाँ पर बच्चे स्वतंत्र होते हैं सीखने के लिए। और डाल्टन जो आपकी विधि है, इसमें प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं और बच्चे प्रयोगशालाओं में अपनी रुचि, अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, प्रयोगशाला का मतलब एकदम उस टाइप की प्रयोगशाला मत समझ लेना। यहाँ पर ना जैसे कोई भी चीज़ अगर सिखानी है तो कैरेक्टर दे दिया जाता है, फिर उस कैरेक्टर का बच्चे जो है रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताना है, तो क्या करेंगे, एक प्ले वहाँ पर करवाया जाएगा। अगर प्ले के जरिए सिखाएंगे तो क्या होगा, लर्निंग स्थायी होगी। यही है कि इसमें जो है बच्चे अलग अलग तरीके से कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, उन रोल के माध्यम से इसमें सीखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, प्रयोगशालाओं में बच्चे अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सीखते हैं। ठीक, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं, डाल्टन विधि। डाल्टन जो आपकी विधि है ये किसके द्वारा दी गई, प्रतिपादक आपको लिखना है सबसे पहले, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इनका नाम ध्यान से लिखिएगा, पार्क हस्ट लिखा है, ठीक है, पहले पार्क लिख देना फिर हस्ट कर देना आप लोग, ठीक। तो ये इनका नाम हो जाएगा पूरा, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इनकी प्रतिपादक है किसकी, डाल्टन विधि की। ये कब आपकी प्रतिपादित की गई, तो ये आपकी विधि 1920 में आपकी प्रतिपादित की गई थी। ये भी आपको माइंड में रखना है। और इस विधि में जो आपके बच्चे होते हैं ये आपके स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, इस विधि में बच्चों को स्वतंत्रता, सीखने की स्वतंत्रता होगा, ठीक है। इतना आप लोग इसमें नोट करिए, जब तक मैं इसमें वो स्याही फिल कर लूँ आप लोग नोट करिए। और कल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि मेरी तबीयत इस वजह से ख़राब रहती है, और आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उसमें, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और जब भी मैं ठीक हो जाएगा, मतलब पूरे तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं डेफिनेटली आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच। कल मुझे देखकर लगा कि आप सबकी दुआओं की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से खड़ी हो पाई, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था। और साथ ही साथ आप सभी को मुझे थैंक यू भी बोलना था कि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मतलब मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो आज क्या है, संडे है, तो आज तो वैसे भी लाइव होगा और आपको ये वीडियो मंडे को मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप सभी की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, अदरवाइज़ आप सभी के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जिसको किसी ने नहीं पहचाना उसको आप लोगों ने पहचाना। नोट कर लिया आप लोगों ने, बस 1 मिनट। ये होता है अंधे होने का नुकसान। चलो हो गया काम। वैसे मैं जब मैं मतलब आज की क्लास शुरू करने वाली थी उसके पहले मैंने इसको फिल किया था, लेकिन अब ये चाहता है ना जल्दी से डिजिटल बोर्ड आए, इसका काम ख़त्म हुए, रेस्ट में जाए। चलिए, तो इस विधि में बच्चों को सीखने की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, तथा शिक्षक इसमें, शिक्षक यानी कि आप, शिक्षक पथ
प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक, क्या करता है इसमें शिक्षक? पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसमें बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं। तथा बच्चे प्रयोगशालाओं में कैसे सीखते हैं? अपनी रुचि और अपनी क्षमता, अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार बस इतना ही आपको नोट करना था, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो डाल्टन विधि हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कौन सा है? डेक्रोली प्रणाली, जो कि आपके ओविड डेक्रोली के द्वारा दी गई। तो ये जो आपकी डेक्रोली प्रणाली है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है डेक्रोली प्रणाली में? इसमें जो है बच्चे को स्वतंत्र रखा जाता है सीखने के लिए। जैसे आपके इसमें स्वतंत्रता दी जाती है, ऐसे ही इसमें जो है बच्चे का जो वातावरण है वो कैसा होता है? बच्चे के सीखने को जो है वातावरण कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। इसमें जो बच्चा है कैसे स्वतंत्र रूप से सीखता है। ना तो इसमें समय की बाध्यता होती है, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर कोई समय की बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो आप मुझे बाद में भी देख सकते हैं, आप चाहें तो 2 दिन बाद देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइम की बाउंडेशन तो है नहीं है आपके ऊपर। तो यही है आपकी डेक्रोली प्रणाली, जिसमें कोई भी आपके जो है समय की बाध्यता नहीं होती है। ठीक, तो ये है आपकी डेक्रोली प्रणाली। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। इसको मैं हटा दूं अभी। मन में कई बच्चों के आ रहा होगा कि मैम ये जो इतने सारे मेथड्स हैं हमारे, ये हम मतलब किस एज के बच्चों के लिए हैं? तो जिनकी एज प्रामाणिक है, जिन्होंने एज से रिलेटेड बात की है, तो उनके आगे मैंने लिखा हुआ है। बाकी जिनके आगे नहीं लिखा है, तो एज से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये किस एज के बच्चों के लिए हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आता है तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली आपके जो है प्राथमिक और आपके जूनियर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ही उपयोगी है। ठीक, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अगला है हमारा कौन सा? डेक्रोली प्रणाली। देखिए नाम कितने सिंपल है, जैसे डेक्रोली प्रणाली है तो इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके प्रतिपादक ओविड डेक्रोली है। प्रतिपादक कौन है? ओविड डेक्रोली। ठीक, ओविड डेक्रोली है। और इसमें आपको याद रखना है, इसमें बच्चे के सीखने का वातावरण स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें बच्चों को क्या होता है? इसमें बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसके आगे ही आपको नोट करना है, इस विधि में, इस प्रणाली में सीखने के लिए समय की बाध्यता नहीं है। समय की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप अपने फ़ोन में ना स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए। जैसे नॉर्मल स्पीड है तो आप 1.25x में देख लिया करिए, या फिर 1.5 में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो इससे आपको जो है बोरिंग सा महसूस नहीं होगा। ओके,
तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में भी समय लगता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखना। डेक्रोली प्रणाली ओविड डेक्रोली के द्वारा दी गई। ओविड डेक्रोली के द्वारा जो प्रणाली दी गई, इसमें जो है बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें बच्चे जो है सीखने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो ओविड डेक्रोली आपने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेसरी योजना, जो कि आपकी मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई। ये जो मारिया मॉन्टेसरी थी, कहाँ की थी, इटली की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखना कि मॉन्टेसरी योजना जो है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई, जो कि आपकी इटली की थी। कहाँ की थी, इटली की थी। इस प्रणाली में ये जो आपकी मॉन्टेसरी योजना है, इस योजना में आपका बेसिकली कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, किसकी शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। अब ज्ञानेंद्रियां आप सभी को पता है, जिनके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को, जो आपके इन्फॉर्मेशन सूचना होती है उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, कर्मेंद्रिया मतलब होता है करके सीखना। ठीक है, वो होती है कर्मेंद्रिया। अभी तक ज्ञानेंद्रिया ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कर्मेंद्रिया नहीं पता होगा। तो कर्मेंद्रियों का मतलब होता है करके सीखने पर इसमें जो है बेसिकली आपका सिखाया जाता है। तो ये आपका मॉन्टेसरी योजना होगी, जिसमें आपके जो बच्चे हैं, ये बेसिकली 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए उपयोगी है। किसके लिए, 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए। अब चूंकि आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा कि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का शिक्षण जो है इसमें करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो मंद बुद्धि बालक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है, मंद बुद्धि बालक के लिए कौन सी विधि आपकी उपयोगी होगी, वो आपकी मॉन्टेसरी योजना होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब किसी भी मेथड, जो भी जब कोई भी आपके जो बच्चा है उसको आप कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के थ्रू समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली उसकी जो पूरा ध्यान है उस चीज़ के, मतलब उस चीज़ के लिए रहेगा, तो वो अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएगा। मतलब उसकी लर्निंग कैसी होगी, स्थायी होगी, क्योंकि उसकी कर्मेंद्रियां आपने जो करके सिखा रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रियां उसकी क्या है, ज्ञानेंद्रियां उसकी एक्टिव है। जब ज्ञानेंद्रियां उसकी एक्टिव है, मतलब वो देख रहा है, सुन रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है और कर भी रहा है, तो क्या हुआ, इसमें बच्चे को सीखने में आसानी होगी। तो जो मंद बुद्धि बालक है, जिनको मतलब मंद बुद्धि का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से समझिए, जिनको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है। कौन सा, मॉन्टेसरी योजना। ठीक, इसको आपको माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट हम नोट कर लेते हैं इसको, मॉन्टेसरी योजना। मॉन्टेसरी जो योजना है, इसमें आपको सबसे पहले यही नोट करना है कि प्रतिपादक कौन है। कौन है, प्रतिपादक। तो इस जो योजना के प्रतिपादक है मॉन्टेसरी योजना की, वो मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। कहाँ की है, ये इटली की है। ये डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद आ गया, तो याद रखिएगा। ये मारिया मॉन्टेसरी जो है इनकी प्रतिपादक है। और ये जो आपकी मॉन्टेसरी योजना है, यह है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। यह है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपको नोट करना है कि इसमें कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण करवाया जाता है। ठीक, यहाँ पर ये जो कर्मेंद्रियां है, इसका मतलब क्या होता है, करके सीखना। क्या होता है, करके सीखना। मतलब अभी तक आपने 3 मेथड ऐसे देख लिए जिसमें करके सीखने यानी कि डूइंग मेथड पर आधारित है। बेसिकली प्रोजेक्ट प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट, और आपका ये जो आपने मॉन्टेसरी योजना पढ़ी, ये तीनों। ठीक, तो इतना आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें नोट करना, यह योजना मंद बुद्धि बालकों के लिए ठीक सबसे उपयुक्त है।
तो ये आपने पढ़ लिया मॉन्टेसरी योजना। बस इतना ही आपको जानना है और यही आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, हालांकि 2 ही बार आयोजित हुआ है तो 2 बार में इतना आइडिया नहीं लगता है। जब कोई भी पेपर एटलीस्ट 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स या 10 टाइम्स हो जाता है तो एक आइडिया रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही बार हुआ है तो उतना जितना आइडिया लग सकता है मुझे, उसमें मैंने पूरे तरीके से इस चीज़ को समझा है। तो मुझे यही समझ आया कि जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो यही तरीका है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है क्या, नेक्स्ट आपको देखना है किंडरगार्टन प्रणाली। तो आइए किंडरगार्टन प्रणाली को भी समझ लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा कि फ्रॉबेल लगी है, किसने, फ्रॉबेल है, किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली जो है, इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक, इसमें आपको याद रखना है इसके प्रतिपादक है फ्रॉबेल। अब आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि फ्रॉबेल कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क होगा, एक छोटा सा होमवर्क होगा, ठीक। तो ये आपके जो प्रतिपादक हैं वो फ्रॉबेल हैं। और इस किंडरगार्टन प्रणाली में आपके विद्यालय को क्या कहा गया, विद्यालय को बगीचा कहा गया, ठीक। और टीचर जो है, टीचर को क्या कहा गया, माली कहा गया। और बच्चों को क्या कहा गया, पौधे कहा गया। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इस प्रणाली में ये जो आपका किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन में आपका बेसिकली क्या कहा गया है, विद्यालय को आपका बगीचा, और बच्चों को क्या कहा गया, पौधे कहा गया। और आपका जो है शिक्षक जो है क्या है, माली है। जिस तरीके से माली जो है अपने बगीचे को, मतलब बगीचे में जो पौधे होते हैं उनको सींचता है, ऐसे ही एक टीचर होता है कि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सींचता है, ठीक। और ये जो आपका किंडरगार्टन मेथड है, इस मेथड में बच्चों को जो है खेल के जरिए, गीत के जरिए, कविताओं के जरिए और किसके, अभिनय के जरिए सिखाया जाता है। जैसे अगर बच्चों को ABCD सिखानी है, क्योंकि ये देखें किस उम्र के बच्चों के लिए यूजफुल है, 4 से 8 ईयर्स के। तो आपके जो बच्चे होंगे उनको आप गीत के माध्यम से, जैसे आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग की होगी तो वहाँ पर आप सभी लोग जब गए होंगे तो बच्चों को आप लोगों ने जनरली, देखिए ये मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है, आप सबका पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं। तो वहाँ पर गीतों के जरिए सिखाया जाता है। जैसे ABCD सिखानी है तो कैसे सिखाते थे, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, आ आ आ आ आ आ आ आ, ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को। तो क्या है, ये गीत के जरिए सिखाया जा रहा है बच्चों को, कविताओं के जरिए। और यहाँ पर अभिनय, अभिनय का मतलब समझ ही गए होंगे कि बच्चों को अभिनय के जरिए सिखाया जाएगा तो उनकी लर्निंग स्थायी होगी। क्योंकि जब वो देखेंगे, अभिनय करेंगे किसी भी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ को, किसी बालक को किसी चीज़ का अभिनय करवा लीजिए आप, किसी को आप जो है कोई भी अभिनय करवा के देख लीजिए। अभिनय का मतलब है यहाँ पर कोई भी रोल प्ले करवा के देखेंगे तो उनकी लर्निंग स्थायी होगी, है ना। तो ये है अभिनय, जिसमें आपके बच्चों को कविताओं के माध्यम से, आप इसमें सिखा सकते हैं बच्चों को, अभिनय के माध्यम से सिखा सकते हैं बच्चों को, कई सारे तरीकों से इसमें बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको यही नोट करना है, प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल है, ठीक है। फ्रॉबेल इनके प्रतिपादक हैं। इसमें आपको अगला जो पॉइंट नोट करना है वो यही नोट करना है कि इस आपके जो प्रणाली है इसमें आपके विद्यालय को बगीचा कहा गया, क्या कहा गया, बगीचा कहा गया है। तो मैं इस तरीके से लिख दूं, विद्यालय को क्या कहा गया, बगीचा कहा गया, बगीचा। और विद्यालय के बाद आपका क्या आता है, आपके शिक्षक आते हैं। तो शिक्षक को क्या कहा गया है, शिक्षक को आपका कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके विद्यालय को तो बगीचा कहा गया, शिक्षक को माली की संज्ञा दी गई, किसकी, माली की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों को किसकी संज्ञा दी गई है, इन बच्चों को पौधों की संज्ञा दी गई, किसकी, पौधे की संज्ञा दी गई, पौधों की याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक। इस विधि में बच्चों को किसके जरिए, खेल के माध्यम से, जैसे कुछ भी चीज़ सिखानी है तो आपके खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखिएगा। अब जैसे नैतिक शिक्षा का कोई पाठ अगर पढ़ाना है, जैसे श्रवण कुमार के बारे में अगर बताना है तो श्रवण कुमार के बारे में कैसे बताएंगे, अभिनय के माध्यम से बताएंगे। जब आप अभिनय के माध्यम से बताएंगे तो उनको श्रवण कुमार के बारे में रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से क्या होगा, बच्चे का नैतिक विकास होगा, क्योंकि आप सभी का लक्ष्य क्या होगा, बच्चे का नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, साथ ही साथ बच्चे का और कौन सा विकास करना, मानसिक विकास करना। जो विकास के 5 पक्ष होते हैं, ये विकास के 5 पक्ष का लक्ष्य आपका है कि आप इन 5 पक्ष को विकसित करें बच्चों के। तो आपकी जिम्मेवारी है ये सब। तो आप कैसे सिखाएंगे, नैतिक विकास कैसे करेंगे। नैतिक शिक्षा का अगर कोई पाठ पढ़ाना है तो क्या थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे, कभी नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी बच्चे को अभिनय के माध्यम से आप सिखाइए। तो बच्चे कैसे सीखेंगे, अभिनय के माध्यम से सीखेंगे तो उनकी लर्निंग डेफिनेटली स्थायी होगी, ठीक।
और लर्निंग उसी को कहा जाता है, अधिगम उसी को कहा जाता है जो आपकी स्थायी होती है। आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले अधिगम पढ़ाया था, बट कोई नहीं, वो एक अलग मैटर था। यहाँ पर फिर से पढ़ाऊंगी आगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस प्रणाली में बालकों को खेल, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और किसके माध्यम से, खेल हो गया, अभिनय हो गया, गीतों के माध्यम से, हाँ गीतों के माध्यम से सिखाया जाता है, गीतों के माध्यम से ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें बालकों को किस तरीके से सिखाया जाता है, इन सभी से सिखाया जाता है। ठीक, और इसमें टीचर क्या होता है, इसमें भी आपका टीचर एक माली की भांति ही होता है। तो इसमें आपको जरूर से याद रखना है कि टीचर एक माली की भांति इसमें होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ अगर बच्चों को सिखाना है तो किस तरीके से सिखाई जाती है। जैसे अगर कोई भी कविता आप सिखाते होंगे, कोई भी कविता आप ले लीजिए, तो आप कैसे गीत के माध्यम से उसमें सिखाते हैं, आप गा गा के बच्चों को सिखाते हैं, चंदा मामा दूर के, ऐसे सिखाया होगा ना आप सबने। तो ये क्या है, गीतों के माध्यम से आप सिखा रहे हैं बच्चों को। तो वही है आपकी किंडरगार्टन प्रणाली। देखिए ये बहुत पुरानी प्रणालियाँ हैं, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन आप कभी सोच कर देखिएगा, यही सारे मेथड्स तो हैं जो आप बच्चों को जब सिखाएंगे तो यही मेथड है जिनसे आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यही वो मेथड है जिनसे बच्चों का आप जो है विकास कर सकते हैं। ठीक, अगर आप जाएंगे, आप ब्लैंक है टोटली, आपको कोई, आपकी कोई योजना नहीं है, क्या पढ़ाना है कुछ भी नहीं पता आपको, आप जाएंगे, क्या वो शिक्षण कभी प्रभावी होगा? कभी प्रभावी नहीं होगा। बच्चे वहां पर अनभिज्ञ की तरह बैठे रहेंगे, ना तो वो इंटरेस्ट लेंगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट में उनका इस तरीके से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि जिंदगी में कभी उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। मैथ से क्यों डर लगता है बच्चों को? क्यों? क्योंकि वहां पर डूइंग मेथड से नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों को। जब डूइंग मेथड से नहीं सिखाया जा रहा है तो वो कैसे सीखेंगे? अब जैसे मैथ सिखाना है, बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो तीलियों के माध्यम से सिखाएं। कई सारे तरीके हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं। अगर उन मेथड्स का आप यूज करेंगे तो वो शिक्षण आपका प्रभावशाली होगा, उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आप इन सब मेथड को यूज़ नहीं करेंगे तो ना तो आपका शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चे की रुचि जो है वो भी खराब, मतलब धीरे धीरे करके सब्जेक्ट से हट ही जाएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये हो गया आपका किंडरगार्टन प्रणाली। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक प्रणाली। तो आइए ह्यूरिस्टिक प्रणाली को भी एक बार देख लेते हैं। क्या है आपका ह्यूरिस्टिक प्रणाली? तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली क्या है आपकी? ये जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली है इसको क्या कहते हैं? इसको जो है आपकी खोज विधि भी कहते हैं। इस चीज को आपको जरूर से याद रखना है, खोज विधि, या फिर इसी को क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि, अन्वेषण। अब ये चीज तो आप अपने आप से यहाँ से नोट कर लेंगे ना कि कौन सी विधि किस ईयर के बच्चों के लिए जो है आपकी महत्वपूर्ण होगी, किसके लिए यूजफुल होगी, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक प्रणाली की बात कर रहे हैं, खोज विधि की बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा दी गई थी ह्यूरिस्टिक प्रणाली? तो ये आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग प्रतिपादक आपको इस तरीके से नोट करना होगा। किसके द्वारा दी गई? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। ये चीज आपको जरूर से याद रखनी है कि इस विधि के जो प्रतिपादक हैं बेसिकली कौन है? इस विधि के प्रतिपादक हैं हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस विधि में होता क्या है, ये जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली है इसमें होता क्या है? तो इस प्रणाली में बच्चों को बेसिकली एक समस्या दी जाती है। क्या दी जाती है? बच्चों के समक्ष एक समस्या दी जाती है, फिर उस समस्या का समाधान बच्चे ढूंढते हैं। यही है आपकी खोज विधि। खोज का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि खोजना किसी चीज को। अब वो खोजेंगे किस चीज को? जब उनके सामने समस्या होगी। अगर समस्या नहीं होगी, जब तक आपके सामने समस्या नहीं आती तब तक ये दिमाग नहीं चलता है। तो यही आपको वहां पर बच्चों के सामने करना होता है। जब आप बच्चों के सामने कोई समस्या देंगे तब जाके बच्चे जो है उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और यही है आपकी खोज विधि, अन्वेषण विधि। ये जो विधि है आपकी, ये बेसिकली आपकी किस मतलब किस कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है?
छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है। ये विधि गणित के लिए और विज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि होगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि गणित और विज्ञान में आपकी उपयोगी विधि होती है आपकी ये ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है कि यह छोटे बालकों तथा बड़े बालकों दोनों के लिए उपयोगी है। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगी, छोटे तथा बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। मैं सोच रही इसको टॉपिक को खत्म कर दूं, बिकॉज 2 ही बचे हैं जिनमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ह्यूरिस्टिक ही पढ़ना है आपको ज़्यादा। बाकी ये तो बस इसमें जानना है कि इनके प्रतिपादक कौन है। ठीक, तो अगले दिन से हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो छोटे बालकों के लिए, बड़े बालकों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। गणित व आपके विज्ञान में आपका जो है गणित और विज्ञान के लिए, किसके लिए, गणित के लिए और विज्ञान के लिए आपकी उपयोगी आपकी एक विधि होगी। इसमें क्या होता है, इस विधि में इसमें बच्चों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न की जाती है। तथा बच्चे उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक, क्या करते हैं बच्चे, समाधान ढूंढते हैं, खोजते हैं लिख सकते हैं, ढूंढते हैं या खोजते हैं। ठीक, खोजते हैं लिखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चे उस समस्या का समाधान खोजते हैं, ये ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, खोज या अन्वेषण विधि हो गया। नेक्स्ट है आपका गहरी शिक्षण विधि। इसमें आपको गहरी शिक्षण विधि में मात्र इतना ही याद रखना है कि गहरी शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है और खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। गहरी शिक्षण विधि, तो गहरी शिक्षण विधि में आप लोगों को याद रखना है कि ये जो विधि है ये आपके किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, यानी कि प्रतिपादक कौन है। ठीक, प्रतिपादक, गहरी शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं आपके W.A. वर्ट। ठीक, तो इसको आपको W.A. वर्ट, कौन है, W.A. वर्ट प्रतिपादक है। देखिए इनका ही थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, बाकी सब बहुत सिंपल से नाम थे जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। प्रतिपादक की खाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका खेल विधि। अब खेल विधि में तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें जो है खेल के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, खेल खेल में बच्चों को चीजें इसमें सिखाई जाती हैं ताकि बच्चों की लर्निंग स्थायी हो। ठीक, तो इसके प्रतिपादक कौन है, हेनरी काल्डवेल कुक, याद रखना है आपको, हेनरी काल्डवेल कुक प्रतिपादक कौन है, हेनरी काल्डवेल कुक, याद रखिएगा, हेनरी काल्डवेल कुक जो है खेल विधि के प्रतिपादक हैं। तो ये रही आपकी 9 जो आपको मैंने बेसिकली व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियां बताई हैं। तो ये रहा आज का संपूर्ण लेक्चर और आज ये आपका जो व्यक्तिक विभिन्नता है ये आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट डे से हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और व्यक्तिक विभिन्नता से जो जुड़ने वाले बच्चे नए बच्चे हैं तो उसके पहले मैंने बस एक ही लेक्चर लिया है जहाँ से CDP की शुरुआत हुई है। आप लोग पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।